गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्या बच्चों? Yes, आवाज sir. मॉर्निंग सर। आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रहे हैं क्या? Yes, sir. ओके ओके ठीक है। अब आप अपने वीडियो को चालू कर सकते हैं। दीपल, ज्योति, गुड मॉर्निंग, कैसन था? ठीक है बच्चों। अपने अब देखो आज का टॉपिक हम लोग मैंने कल आपको ये कहा Good था। morning, गुड sir. मॉर्निंग। हमने नया चैप्टर चालू करने के लिए बात की, लेकिन आज हम लोग जो केंद्र चालू किया था ना बच्चों कल, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका में जो Yes, केंद्रक sir. बच रहा है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो कल हमने केंद्रक के बारे में काफी कुछ जानकारी पढ़ी और आपको बता दिया था कि केंद्रक की बात हम करें, न्यूक्लियस, इसकी संख्या के हिसाब से बता दिया कि केंद्रक की संख्या प्राय कोशिका के अंदर कितनी होती है? एक होती है। और कभी कभार अगर एक से ज्यादा होती है, जैसे मान 2 होती है, तो हम लोग द्विकेंद्रीय बोलते हैं, जिसको मैंने नाम बताया था। और वो कौन सी कोशिका है? पैरामीशियम। और कुछ कोशिका होती है जिनमें केंद्रक होता ही नहीं है, जिन्हें क्या बोलेंगे? अकेंद्रकी। अकेंद्रकी यानी एन्यूक्लिएटेड सेल। और नाम बताया था आपको मैंने, आरबीसी और चालनी नलिका बताता ना बच्चों आप गूगल। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखो, अब बात हम करते हुए जो केंद्रक की संरचना के बारे में बात करें, यानी स्ट्रक्चर की बात हम करें, तो एक विकसित केंद्रक, यानी एक विकसित केंद्रक जिसको आपको मैंने नाम दिया था यूकेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकेरियन। ये काफी दिनों से, यानी यूकेरियन एक ही बात है। यानी विकसित केंद्रक की बात हम करें तो उसके 4 भाग होते हैं प्रमुख से। एक संरचना बना के मैं आपको बता दूं, एक डायग्राम बना देते हैं कि अगर वो केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक है तो उसमें तो केवल मात्र आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। जबकि विकसित केंद्रक जो होता है, एक केंद्रक बनाया बता रहा हूं आपको बिना, राइट बच्चों? तो केंद्रक की चारों तरफ झिल्ली होती है, और वो झिल्ली एक्चुअली क्या होती है बच्चों? दोहरी। यानी केंद्रक जो होता है बच्चों, वो दोहरी झिल्ली से, किससे? दोहरी झिल्ली से आवृत होता है। ओके बच्चों, इस पर का अब देखो, ये केंद्र झिल्ली, राइट? केंद्र झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है, जो हमने बता दिया था, केंद्र जिसे हम लोग केंद्र द्रव के नाम से बोलते हैं। इसमें आरएनए, प्रोटीन, राइट, डीएनए पाए जाते हैं। अब बात है केंद्र द्रव, और केंद्र द्रव के साथ साथ कोशिका के अंदर, इसी केंद्र के अंदर एक गोल संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रिका बोलते हैं। ओके। और इसके अंदर विशेष प्रकार यू कर सकते हैं, क्रोमेटिन के क्या होते हैं बच्चों? जाल होते हैं, क्रोमेटिन जाल। ऐसे, यानी क्रोमेटिन यानी रंगीन धागों का क्या होता है? जाल होता है, जो पूरी कोशिका केंद्रक में फैला रहता है। ये मैं केंद्रक बना रहा हूं बच्चों, यानी मैं क्या बना रहा हूं? केंद्रक। अब जो प्रारूप रूप से केंद्रक के भाग की बात हम करें तो केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहले भाग को बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ओके। दूसरे भाग का नाम अगर बात हम करें उसको हम बोलते हैं केंद्रिका। और तीसरा भाग है केंद्रक द्रव्य। ओके। और चौथा क्या है? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जाल। ओके। यानी ये केंद्र के, एक विकसित केंद्र के 4 भाग होते हैं। ठीक है। एक विकसित केंद्र की बात हम करें बच्चों, इसको आप कंफर्म कर लें। एक विकसित केंद्र की बात हम करें, समझ आ रहा है आपके बच्चों? सब दिखाई दे रहा है? एक विकसित केंद्र की बात हम करें, ध्यान दो, एक विकसित केंद्र की बात हम करें तो विकसित केंद्र के प्रमुख से 4 भाग होते हैं। ओके। अब विकसित केंद्र 4 भागों में अगर पहले भाग की बात हम करते हैं तो पहले भाग का नाम क्या होता है बच्चों? उसमें बता दिए, केंद्रक झिल्ली। जो पहले भाग को बोलते हैं केंद्र झिल्ली, यानी उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? ये तो आप लिख लोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। इसे न्यूक्लियोलस बोलते ही हैं, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन 5, क्रोमेटिन जाल बोल देंगे, क्रोमेटिन। ओके। अब देखो एक ही चीज पढ़ते हम लोग। अब देखो जो केंद्र के चारों तरफ अगर बात हम करें, एक ही चीज पढ़ते हैं। केंद्र के चारों तरफ एक दोहरी, एक ही, अब मैंने ये लिख लिया, मैं एक ही को क्लियर कर रहा हूं, 18। जो केंद्र के चारों तरफ
दो दोहरी यानी केंद्रक दोहरी झिल्ली से आवृत होता है, ओके, यानी कवर्ड होता है। और दोहरी झिल्ली की बात हम करें, इसमें एक बाह्य उत्तर एक आंतरिक होती है। दोनों झिल्लियों की मोटाई लगभग अगर बात हम करें 50 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है बच्चों? 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये झिल्ली किसी बनी होती है? वही प्रोटीन और लिपिड की। ये मैंने बता दी था आपको, मैंने प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। यानी केंद्रक दोहरी झिल्ली से आवृत होता है, और दोहरी झिल्ली में यानी दोनों झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ईआर में होता है, या कोशिका में होता है। तो केंद्र की चारों तरफ जो झिल्ली होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी न्यूक्लियस कवर्ड विथ डबल मेम्ब्रेन, जिनमें एक तो कौन सी होती है? आउटर होती है, और एक क्या होती है? इंटरनल होती है। ओके बच्चों, दोनों झिल्लियों की बात हम करें, लगभग इन दोनों झिल्लियों के बीच में, दोनों आवरणों के बीच में लगभग 50 से 100 एंगस्ट्रॉम, 50 से 100 एंगस्ट्रॉम का बच्चों इनमें क्या होता है? गैप होता है। क्या होता है? गैप, यानी खाली जगह, रिक्त स्थान होता है दोनों के। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये देख लीजिए, समझ आ रहा होगा? इसे बोलते हैं बच्चों पेरी, यानी इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। यानी दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है वो 50 से 100 एंगस्ट्रॉम का होता है। और ये मैंने बता दिया कि केंद्रक जो कोशिका का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही कोशिका के तमाम कार्यों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है बच्चों, या तो कोई दिक्कत है? अब बात आती है कि जो न्यूक्लियर यानी केंद्रक का पहला भाग जो केंद्र झिल्ली, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये डबल होती है। दोनों झिल्लियां यानी बाहर की झिल्ली भी कितनी मोटाई बनी होती है? 75 की, और आंतरिक भी 75। अब दोनों झिल्लियों के बीच में ध्यान दो बच्चों, दोनों झिल्लियों के बीच में आप देख पा रहे होंगे, दोनों झिल्लियों में एक क्या होता है? छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ध्यान दोगे, इन्हें बोल सकते हैं हम लोग, इन्हें बोलते हैं केंद्र झिल्ली छिद्र बोलते हैं। ये दिख रहा होगा बच्चों आपको, ये छिद्र, यानी केंद्र की दोनों झिल्लियों के बीच में या दोनों झिल्लियों में छिद्र आ जाता है। ये छिद्र लगभग अगर बात हम करें, लगभग अगर बात हम कर रहे हैं बच्चों 400, कितना बच्चों? 400 एंगस्ट्रोम, लगभग 400 एंगस्ट्रोम यू कह सकते हैं कि व्यास के क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम लोग एन्युली बोलते हैं, क्योंकि ये छिद्र गोलाकार आकृति में होते हैं। और अष्टांग कण, यानी इन छिद्रों को 8 कणी यानी 8 छोटे छोटे गोली जो कण होते हैं वो कवर करते हैं, इसलिए इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? एन्युली बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एन्युली। ये ध्यान दोगे, कोशिका की दोनों झिल्ली, सॉरी केंद्रक की दोनों केंद्र झिल्लियों के बीच में छोटे छोटे क्या दिखा देते बच्चों? दिखा रहे होगा आपको, ये छोटे छोटे क्या दिखा दे रहे हैं? छिद्र। ओके, ये छिद्र बच्चों एक्चुअली कैसे होते हैं? एक्चुअली छिद्र बच्चों किस प्रकार के होते हैं? गोलाकार के होते हैं, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एन्युली। क्या बोलते हैं? एन्युली, क्योंकि प्रत्येक छिद्र 8 अष्टांग यानी 8 गोले संरचनाओं क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव्यों में क्या होता है? आदान प्रदान होता है। कल मैंने बता दिया था कि केंद्रक में बनने वाला एमआरएनए, याद है बच्चों? एमआरएनए जो होता है वो इन्हीं छिद्रों से केंद्रक से कहां पर आता है? बाहर आता है। क्योंकि ये तो मैंने क्या पूरा बनाया, ये तो बच्चों क्या है? केंद्रक है, और ये क्या पूरी कोशिका। अब समझ आ गया ना? यानी मैं यहाँ पर कोशिका में केंद्र दिखा रहा हूं, ये पूरी कोशिका है, और इसके अंदर क्या है? केंद्रक है। ओके, तो केंद्रक के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युली कहते हैं। छिद्रों का व्यास लगभग अगर अप्रोक्स बात हम करें तो बच्चों 400, कितना? 400 एंगस्ट्रोम व्यास, लगभग 400 एंगस्ट्रोम व्यास। क्लियर? समझ दे रहा आपको? 400 एंगस्ट्रोम व्यास की यहाँ पर छिद्र होते हैं। हाँ, यस, बोलो बेटा, आवाज आ रही है ना? क्लियर? यस सर। ठीक है, कौन बोल रहा है? कोई पर्सन पूछ रहा है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? बोर्ड नजर आ रहा है, पूरा व्हाइट बोर्ड? यस सर। ओके, चलो ठीक है। तो केंद्र झिल्ली बता दी, केंद्र झिल्ली दोहरी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। दोनों झिल्लियों की मोटाई यानी प्रत्येक झिल्ली की मोटाई 75 एंगस्ट्रोम होती है। दोनों झिल्लियों के बीच में 50 ध्यान दो, 50 से 100 एंगस्ट्रोम का क्या होता है बच्चों? गैप होता है। ओके, और दोनों झिल्लियों के बीच में, दोनों झिल्लियां जो होती है, दोनों झिल्लियों में बोलो, दोनों झिल्लियों में गोल आकृति के छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। प्रत्येक छिद्र अष्टांग यानी 8 कणों से कवर्ड होता है, इसलिए ऐसे छिद्रों को क्या बोलते हैं? एन्युली। और इन छिद्रों का व्यास बच्चों, इन छिद्रों का व्यास जो होता है लगभग 400 से 500, बता दी मैंने आपको। इन छिद्रों का व्यास बच्चों 400 से 500 एंगस्ट्रोम। कितना होता है? 400 से 500 एंगस्ट्रोम का व्यास होता है इन छिद्रों का। अगर हम लोग एक बात हम करें, एक छिद्र को लें, और ये छिद्र इस प्रकार होते हैं,
बच्चों ध्यान दो, ये जो छिद्र होते हैं एन्यूली, ये इस प्रकार होते हैं, ये 8 छिद्र होते हैं, 8 वर्ता कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार ये 8, ये जो आप लोगों के जो वर्ता का छिद्र है, दिख रहे हैं बच्चों, ये छिद्र क्या करते हैं, इसको कवर करते हैं, यानी ये कवर करोगे, ये जो एन्यूली होता है, यानी एक एन्यूली के चारों तरफ 8 छोटे छोटे गोले कण होते हैं, इसीलिए इस प्रकार छिद्र को हम क्या बोलते हैं, एन्यूली। क्या बोलते हैं बच्चों, एन्यूली। ओके, इन्हीं छिद्रों के द्वारा केंद्र द्रव और कोशिका द्रव में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट को चलते सर इन छिद्रों को क्या बोलते हैं? एन्यूली। इन्हें बोलते हैं केंद्र झिल्ली छिद्र, केंद्रक झिल्ली छिद्र बोलते हो बच्चों, केंद्रक झिल्ली छिद्र बोलते हैं। और ये छिद्र जो होते हैं 8 छोटे छोटे गोलाकार आकृति के कणों से कवर्ड होते हैं। ऐसे मान लो छिद्र है और छिद्र के चारों तरफ 8 छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, ऐसे छिद्रों को बोलते हैं एन्यूली। क्या बोलते हैं, एन्यूली। बोलेंगे केंद्र झिल्ली छिद्र, ओके, या केंद्र छिद्र भी कह सकते हैं। हाँ, और सर इन दो झिल्लियों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पेरी, यानी इनको बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है उन्हें बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, या फिर हिंदी बोलेंगे अंत केंद्रक झिल्ली अवकाश, अंत केंद्रक झिल्ली अवकाश। अवकाश मतलब जगह, ओके बच्चों, रिक्त स्थान। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, अनीसा समझ आ रहा बेटा, अनीसा समझ आ रहा बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ओके, चलो अब अगले भाग पर हम चलते हैं। अब केंद्र का, केंद्र झिल्ली के बाद दूसरे भाग का नाम, दूसरे भाग की बात हम करें, उसे बोलते हैं बच्चों केंद्र द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो ध्यान दो बच्चों, केंद्र झिल्ली, केंद्र की दोनों झिल्लियों के अंदर एक विशेष प्रकार का मैट्रिक्स, यानी विशेष प्रकार द्रव भरा होता है, उसे द्रव को केंद्र होता है। जैसे बच्चों कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है, यानी कोशिका झिल्लियों के अंदर के द्रव को मैंने नाम दिया जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के 2 भाग बताए थे मैंने आपको, कोशिका द्रव और केंद्रक, बताया था ना। ठीक उसी प्रकार केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, और केंद्रक जो द्रव है, सुन रहे बच्चों, इस केंद्रक द्रव के 2 भाग है, अगर आप ढंग से पढ़े तो, अगर समझे तो। एक तो कौन है, क्रोमेटिन जाल, एक ही बात है, और एक है केंद्रिका, जो उनको हम अलग अलग पढ़ लेंगे। तो केंद्रक जो द्रव है, यानी यहाँ पर एक समांग, यानी एक मैट्रिक्स ये बना होता है। इस केंद्र द्रव की बात हम करें तो लगभग इसके अंदर का बात हम करें, प्रोटीन, यानी इसके अंदर प्रोटीन, आरएनए, डीएनए और कई प्रकार के एंजाइम, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम। समझ आ रहा है बच्चों, कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारे आप देख पा रहे होंगे, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम, ये सब कहां पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव में। यानी केंद्रक द्रव की बात हम करें बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि केंद्रक द्रव की बात हम करें तो केंद्रक द्रव के अंदर यानी प्रॉपर रूप से क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और कुछ उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। अच्छा, अब एक केंद्रक की बाहर की बात हम करें, केंद्रक में प्रमुख रूप से अगर बात हम करें तो 70% उसमें प्रोटीन होता है, लगभग 70% उसमें प्रोटीन होता है। 5 से 10%, समझ आ रहा है, 5 से 10% अगर बात हम करें, लगभग उसमें डीएनए होता है, फास्फोलिपिड होता है, और 1-2-3% अगर बात हम करें, लगभग 5 से 10% ये डीएनए होता है, और 3% आरएनए होता है, और लगभग 70 to 75% इसमें प्रोटीन होता है। और एंजाइम जो होते हैं, और साथ में क्या होता है बच्चों, फास्फोलिपिड। ओके, फास्फोलिपिड लगभग अगर बात हम करें, अप्रोक्सी यू कह सकते हैं 20%। ओके, लगभग ये 20 तो थोड़ा ज्यादा, 20% नहीं बच्चों। अब ये सारा अगर बात हम करें, ये एक अपने आप में केंद्रक का बाहर है, यानी पूरे केंद्रक का, राइट। तो केंद्रक जो केंद्र द्रव उसमें प्रमुख रूप से प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, डीएनए, आरएनए और एंजाइम, और कई प्रकार के आयंस पाए जाते हैं, राइट सर। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रक द्रव।
अब केंद्रक धारु की बात हम करें, जो केंद्रक धारु के अंदर ही एक गोल संरचना दिखाई दे रही है बच्चों, गोल दिख रहा होगा, गोल, ये गोल संरचना और कोई नहीं बल्कि कौन है, केंद्रिका। दिख रहा होगा बच्चों, एक गोल संरचना दिखाई देती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अभी न्यूक्लियोलस जो होती है एक गोल प्रकार संरचना दिखाई दे रहा होगा, एक गोल प्रकार की संरचना है जो अपने आप में, बच्चों ध्यान दो, ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना केंद्रक के अंदर केंद्र धनु पाई जाती है, जो अपने आप में कैसे होती है बच्चों, नग्न होती है। मतलब ये किसी प्रकार की झिल्ली से घिरी नहीं होती है, ये नग्न होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका। अब केंद्रिका की संख्या प्राय बच्चों केंद्र कितनी होती है, एक होती है, कभी कभार एक से ज्यादा भी हो जाती है। यानी केंद्रिका की संख्या केंद्रक में प्राय कितनी होती है, एक होती है, लेकिन कुछ केंद्रकों में इसकी संख्या एक से ज्यादा भी हो सकती है। ओके, जैसे एक सिंपल समझो बच्चों, जिस प्रकार कोशिका में केंद्रक होता है उसी प्रकार केंद्रक में केंद्रिका होती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोशिका में बच्चों क्या होता है, केंद्रक होता है, उसी प्रकार केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना होती है, उसे बोलते हैं केंद्रिका, यानी केंद्रक का केंद्रक। लेकिन केंद्रक तो बच्चों घिरा होता है, जो केंद्रक जो है वो तो दोहरी झिल्ली से आवृत है, लेकिन केंद्रिका कैसे बच्चों, नग्न है। जिस राइबोसोम है, कल बात बताई थी कि राइबोसोम के चारों तरफ भी किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता, कल बताया था बच्चों, उसी प्रकार केंद्रिका में भी कोई आवरण नहीं पाया जाता। समझ आ गए बच्चों। और केंद्रिका के बारे में बात हम करें, जो केंद्रिका नग्न होती है, संख्या 1 2 हो सकती है। अब केंद्रिका के बाद जो एक केंद्रिका में क्या क्या भाग हो सकते हैं, ध्यान दो, केंद्रिका के एक भाग का नाम हो सकता है मैट्रिक्स, आधात्री हो सकता है, ध्यान दो। दूसरा भाग, यानी दूसरा भाग इसका क्या हो सकता है, कणीय, कणीय या दानेदार भाग। यानी एक केंद्रिका में क्या क्या हो सकता है, एक मैट्रिक्स होता है, ओके बच्चों, धर्म, कणीय भाग होता है, और तीसरा अगर बात हम करें एक क्रोमेटिन, यानी यहां भी क्रोमेटिन पाया जाता है, यानी क्रोमेटिन होता है, और चौथा भाग होता है फाइब्रल या रेशयुक्त। यानी आप लोग एक बार समझे, एक केंद्रिका में प्रमुख रूप से कितने भाग होते हैं बच्चों, एक केंद्रिका में प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं। कितने बच्चों, 4। लेकिन केंद्रिका खुद एक्चुअली की बात हम करें, केंद्रिका में खुद में किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं पाया जाता, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक केंद्रिका की बात हम करें, केंद्रिका के 4 भाग होते हैं, और केंद्रिका का जो केंद्रिका का जो धर्म होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें भी बच्चों डीएनए, यानी अगर बात सॉरी, उसमें भी क्या होते हैं, आरएनए, और कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि केंद्रिका का जो मैट्रिक्स है उसमें भी बच्चों क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। एक बार मैं फिर रिपीट करूं, जो केंद्र धर्म में तो है ही, लेकिन केंद्रिका में, अब मैं आपको केंद्र पढ़ा रहा हूं, केंद्रिका अपने आप में गोल संरचना है, ऐसे ये गोल संरचना, लेकिन ये आवृत नहीं है बच्चों, इसी के खुद के 4 भाग हैं, इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है। ओके, इसी अगर बात हम कॉमन सी बात, इसी केंद्रिका में, यानी आपको बता दूं, इसी केंद्रिका में एक्चुअल में किसका निर्माण होगा, कल बात हुई थी हमारी राइबोसोम की। तो राइबोसोम का निर्माण बच्चों कहां पर, राइबोसोम का निर्माण कहां पर होता है, केंद्रिका में। कल बताया मैंने आपको कि राइबोसोम का निर्माण केंद्र के केंद्रिका में होता है, और राइबोसोम काम जाके कहां पर करता है, ये तो सब मालूम होगा। राइबोसोम कहां पर जाके काम करता है बच्चों, कोशिका दरों में, और क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है बच्चों, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इस प्रकार से आपने देखा कि केंद्रक का एक भाग है केंद्र झिल्ली, केंद्र दर्व और केंद्रिका, ठीक है। और केंद्रिका के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं, मैट्रिक्स यानी आधात्री, ओके, दूसरा कणीय या दानेदार भाग, कणीय या दानेदार भाग, तीसरा क्रोमेटिन, और चौथा क्या होता है, रेसे या फाइब्रिल, रेसेदार या फाइब्रिल। ओके, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रिका। और केंद्रिका के मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, डीएनए होता है 5%, 10% आरएनए होता है, और लगभग यूं कह सकते हैं 50% से 70% क्या होता है, प्रोटीन। ये मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, केंद्रिका का एक्चुअल में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अर्थ होता है बच्चों धर्व। ओके, ये अब बात आती है केंद्र का आखिरी भाग, और केंद्र का आखिरी भाग कौन है, क्रोमेटिन। क्या होते हैं, क्रोमेटिन। अब बच्चों इसको ध्यान से सुनोगे आप लोग एक बार,
अब बच्चों एक बात ध्यान दी, केंद्र की ये भाग होने बाद देखो ये केंद्र की झिल्ली हो गई, ये केंद्र हो गया। अब बात आप देख रहे हो कि केंद्रक में एक धागुनुमा, आप देख रहे हो बच्चों कि केंद्रक का जो चौथा भाग है जिसे आप लोग क्या बोलते हो, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं या क्रोमेटिन रेटिकुलर बोलते हैं, क्रोमेटिन का यानी जाल होता है। अब ध्यान दो कि पूरी कोशिका यानी पूरे केंद्रक के केंद्र धर्म में रंगीन, केंद्र धर्म में बच्चों रंगीन मतलब कलरफुल, रंगीन धागेनुमा, आप ध्यान सुनो, धागेनुमा संरचना पाई जाती है। और ये धागेनुमा संरचना पूरे केंद्र के केंद्र धर्म में पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं ये केंद्रिका दिख रहा होगा, केंद्रिका के अलावा फिर बच्चों ये धर्म जो बना इसको बोलते केंद्र धर्म। इस केंद्र धर्म में जो आप धागे देख रहे हैं, ये देख रहे हो बच्चों ये धागेनुमा, ये जो धागेनुमा रंगीन संरचना है, रंगीन धागेनुमा जो संरचना है, उन्हीं संरचनाओं को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। ये वो ध्यान देना, क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जो होती है, ध्यान दो, क्रोमेटिन जो संरचना होती है बच्चों, वो ध्यान दो डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, स्टोन, बच्चों ध्यान देना, स्टोन प्रोटीन। समझ आ रहा है क्या, एक क्रोमेटिन जो संरचना होती है बच्चों, समझ आ रहा है क्या, क्रोमेटिन जो संरचना होती है वो डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन से बनी होती है। और यही धागेनुमा संरचनाएं बच्चों, यही क्रोमेटिन आगे जाकर कोशिका के अंदर क्या बनाती है, गुणसूत्र। क्या बनाती है, गुणसूत्र। जैसे कैसे, जैसे बच्चों किसी पादप का एक बीज ही तो बच्चों अंकुरण के बाद में क्या बनाता है, पादप बनाता है, पौधा, फिर बड़ा पौधा होता है, फिर उसी पौधे में क्या आते हैं, फल आते हैं। एक बात समझो कि केंद्रक में पाया जाने वाला जो क्रोमेटिन जाल है, यानी क्रोमेटिन जो धागे हैं, वो धागे ही केंद्रक में आगे विकसित होकर क्या बना लेते हैं, गुणसूत्र। क्या बनाते हैं बच्चों, गुणसूत्र बनाते हैं। समझ आ रहा है आपके, यानी क्रोमेटिन जाल ही आगे मोटे होकर क्या होकर, मोटे होकर क्या बना लेंगे, गुणसूत्र। और आप जानते हैं गुणसूत्र कहां होते हैं, यानी गुणसूत्र कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्रोमेटिन से मिलकर बनने वाली एक धागेनुमा संरचना जो मोटी होती है उन्हें गुणसूत्र कहते हैं। और बाकी अगर बात आप जैसे भी बच्चों अभी कौन सी अवस्था में, आप अभी किशोर अवस्था में, तो आप ही कल बड़े और विकसित होकर क्या वयस्क और प्रौढ़ आदमी बनोगे क्या, हाँ, तो जवाब आएगा यस। आप इसको इस बार समझें, जैसे बच्चों आज कोई बच्चा अभी आज मान लो किसी घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वो छोटा बच्चा, वो नवजात शिशु ही क्या 10 साल बाद में किशोर होगा क्या, क्या 20 साल बाद में वही वयस्क होगा क्या। उसी प्रकार क्रोमेटिन ही आगे जाकर क्या बनाते हैं बच्चों, क्रोमेटिन ही क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, ध्यान दोगे। और क्रोमेटिन और गुणसूत्र में केवल फर्क कितना सा है कि क्रोमेटिन पतले और लंबे धागे होते हैं और गुणसूत्र छोटे और मोटे होते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि बच्चों, आप में मेरे में क्या फर्क है, आप किशोर हैं और मैं वयस्क हूं, आपकी उम्र कम है, मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन क्या आप भी एक दिन बड़े होकर हमारी जगह हो गए क्या, यस। तो वही बात है कि क्रोमेटिन के जो धागे हैं वही क्या बनाते हैं, गुणसूत्र। समझ आ रहा है कि टिंकू, टिंकू समझ आ रहा है क्या, प्रशांत भाई समझ आ रहा है क्या आपके बच्चों, दीपल, आवाज नहीं आ रही, इधर से आवाज आ रही क्लियर आपको बच्चों, आवाज आ रही क्या, बच्चों आवाज आ रही क्या, पायल मीणा, पायल, पायल मीणा आवाज आ रही है।